होंगे और अच्छे ही रहिए। अच्छा रहना डिपेंड करता है कि आप कैसा रहना चाहते हैं। इस पे अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि अच्छा रहें और आप रहेंगे भी। कई बार हम चाहते ही नहीं हैं कि हम अच्छा रहें, तो हम नहीं रह पाते हैं। निबंध का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। साहित्य पे हमने दो निबंध देखे हैं। दो निबंध देखे हैं। साहित्य पर हमने जो निबंध देखे हैं उनमें अगला निबंध हमने देखने हम जा रहे हैं। हमने आपको लिस्ट दी थी कि निबंध की इम्पोर्टेंट जो लिस्ट है उसको आपको तैयार करना है और उनमें से आप फ्रेमिंग करके जरूर जाइएगा। साहित्य पर जो आज का ये निबंध हम करने जा रहे हैं उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो एक निबंध और हम देखेंगे, और वो निबंध देखने के बाद में साहित्य के जितने भी डायमेंशंस आपसे पूछे जाते हैं सब आपके हो जाएंगे। आज का जो निबंध का टॉपिक है यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया टॉपिक है। रिपीटिशन हो या ना हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा आपके किसी अन्य आगे पूछे जाने वाले निबंध के लिए। सेम निबंध मैं इसलिए यहां पर दे रहा हूं क्योंकि जो परीक्षा में पूछा गया है वो वास्तव में अच्छा है। साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध, ये टॉपिक है। साहित्य एवं संस्कृति का अंतर संबंध, ये आज का निबंध है। कोई भी निबंध जब आपके सामने आए तो सीधे लिखना मत चालू करिए। सबसे पहले मैंने कहा है कि उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसकी रूपरेखा आप बनाइए। रूपरेखा में सबसे पहले आप बनाइए भूमिका। 15-20% शब्द इस पे खर्च करिए। इसकी जो हम भूमिका लिखेंगे, साहित्य, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो साहित्यिक निबंध लिख लेगा वो कोई भी निबंध लिख लेगा, क्योंकि साहित्यिक निबंध ऐसे निबंध होते हैं जो हमको लिखना भी सिखाते हैं। साहित्यिक निबंध जब हम शुरू करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका उसका वही होता है कि आप किसी लेखक की पंक्ति से शुरुआत करिए, किसी लेखक की उक्ति से शुरुआत करिए, किसी लेखक का कथन लिखिए, किसी ऐसे व्यक्ति का, ऐसे नेता का, ऐसे लेखक या ऐसे चिंतनशील जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने उसके बारे में कुछ कहा है। कोई जरूरी नहीं है कि वो आप उनको लेखक के तौर पर ही जान। जैसे प्रेमचंद का नाम आता है, मुंशी प्रेमचंद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, तो लगता है लेखक है। लेकिन अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आए तो आप सोचते हैं ये नेता हैं, ये राजनेता, प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन एक नेता भी लेखक हो सकते हैं। इस निबंध की शुरुआत में उन्हीं की एक लाइन है, वहां से करना चाहूंगा कि संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। पंडित नेहरू ने यह कथन कहा था, संस्कृति आत्मा एवं मन का विस्तार है। यूपीएससी के लिए तो ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है और ये लाइन सीधी ही पूछी जा सकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने ये लाइन कही थी। इसकी हम व्याख्या करेंगे और इसकी व्याख्या ही नहीं करेंगे वरन इसके सपोर्ट में हम कुछ लिखेंगे, और भी चीजों को इसके सपोर्ट में हम लिखेंगे। इसकी व्याख्या के दौरान भूमिका हम ऐसी बांधेंगे कि संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। पंडित नेहरू का यह कथन संस्कृति को सहज रूप से साहित्य से जोड़ देता है, क्योंकि जो साहित्य है, साहित्य भी समाज के मन और समाज की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। संस्कृति अगर पुरातनता से नवीनता के समस्त कणों का संग्रह है तो साहित्य उन कणों को प्रवाहमान बनाए रखने वाली धारा है। प्राचीन काल से लेके आज तक जितनी भी संस्कृति के बारे में हमारी जानकारी है, प्राचीन सांस्कृतिक विरासतों से जो परिचित होने का हमको अवसर मिला, और जो सबसे विश्वसनीय उसका साधन है वो क्या है, उसका स्रोत क्या है, वो साहित्य है जो हमको जानकारी प्रदान करता है। प्राचीन काल में जब हम जाएंगे तो प्राचीन ऋग्वैदिक युग से लेकर
अब तक की संस्कृति का जो विस्तार से परिचय हमें मिलता है तो वो कैसे मिलता है? साहित्य के माध्यम से मिलता है। ऐसी ही हम स्टार्टिंग करेंगे। इसमें हम जिक्र करेंगे वेदों का, पुराणों का, आरण्यक का, अन्य जितने भी साहित्य, उपनिषद हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, सबका। और इतिहास के ग्रंथों का, ऐतिहासिक ग्रंथ जिनको बोलते हैं, इतिहास के ग्रंथों का, इनका जिक्र करके हम इसको पूरा करेंगे, अपनी भूमिका वाले पार्ट को। और मैंने आपसे बताया था कि जब भी भूमिका आप लिखिए तो आप आगे क्या लिखने वाले हैं उसको सारगर्भित रूप से यहां पर उद्धृत कर दीजिए कि हम आगे ये लिखने वाले हैं, हमारी ये प्लानिंग है। अगले पैराग्राफ में आप बताएंगे कि साहित्य व संस्कृति का संबंध जो है वो अटूट है। पहली लाइन अगर ये होगी, फिर आगे की लाइनें इसके सपोर्ट में होंगी कि कैसे अटूट है। संस्कृति मूल्य, मान्यताओं, रीति रिवाजों का संग्रह है, तो साहित्य क्या करता है? साहित्य इसका प्रचार करता है, इसके प्रचार प्रसार के साथ में इसको संरक्षित करता है। लेकिन हम केवल यह नहीं कह सकते कि साहित्य संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। केवल यह अभिव्यक्ति ही नहीं करता, वरन यह क्या करता है? साहित्य संस्कृति को अभिव्यक्ति ही नहीं करता, यानी कि उसकी अभिव्यक्ति ही ना करके यह क्या करता है? यह और कुछ करता है। और वो क्या है? वो ये है कि संरक्षण प्रदान करता है और अभिव्यक्ति करता है उसकी, लेकिन ये साहित्य में संस्कृति का संशोधन करने का भी बोध हमको होता है, यानी कि साहित्य जो है वो संस्कृत को संशोधित करने का भी कार्य करता है। तो अगला जो हमारा पैराग्राफ होगा, बॉडी पैराग्राफ जब स्टार्ट होगा, उसके पहले हम इतनी भूमिका बांध चुके होंगे, जितनी बात हमने कही। और जो बॉडी पैराग्राफ आएगा, उस बॉडी पैराग्राफ में, अभी ये सारी बातें मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा, उस बॉडी पैराग्राफ में आज आपको लिखना होगा। आज आपको मैं जो दूंगा वो बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर दूंगा, उसका मैं ढांचा आपको दे दूंगा और आप उसमें शब्द भरना शुरू करेंगे, क्योंकि सारा काम अगर मैं ही करता रहा तो आपकी आदत खराब हो जाएगी। तो संस्कृति की ऐतिहासिकता साहित्य के माध्यम से कैसे व्यक्त होती है, यह चीज आपको वहां पर बताना होगा। ठीक है? तो बॉडी पैराग्राफ का जो पहला सबसे स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? वो यही होगा कि संस्कृति कैसे, यानी संस्कृति की जो ऐतिहासिकता है, साहित्य उसको कैसे व्यक्त करता है। हमारा हेडिंग क्या है? साहित्य एवं संस्कृति का अंतर संबंध। तो संस्कृति की ऐतिहासिकता, संस्कृति की ऐतिहासिकता साहित्य कैसे व्यक्त करता है, कैसे व्यक्त करता है, कैसे व्यक्त करता है, इसको आप सिद्ध करेंगे। और इसको सिद्ध करने के क्रम में आपको वहां पे दिखाना होगा कि ऋग्वैदिक काल में वेदों से, गुप्त काल में पुराणों से, और उसके पहले मौर्य काल में कैसे बौद्ध साहित्य से, और ऐसे ही गुप्त काल में पुराणों से मैंने बताया। और फिर जब आप आएंगे संगम साहित्य पढ़ेंगे तो उससे दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। चलते चलते जब आप मध्यकाल में पहुंचेंगे, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दूंगा, अभी थोड़ी सी मैं आपको बातें लिखा रहा हूं, उसके बाद में मैं स्ट्रक्चर दूंगा और उस स्ट्रक्चर को आपको फिल करना होगा। आज का जो पीडीएफ आपको मिलेगा, शुरू का पूरा लिखा, मिडिल का थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा लिखा और अंत का पूरा लिखा मिलेगा। फिर धीरे धीरे मैं केवल स्ट्रक्चर देना चालू करूंगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। मध्यकाल में भक्ति साहित्य, और मैंने आपको पिछले ऐसे में भी बताया था कि रीतकालीन साहित्य उस समय की संस्कृति को दिखाने का पूर्ण सफल प्रयास करते हैं। मध्यकाल के बाद में बारी आती है आधुनिक काल की। तो इस पूरे एस्से को, जो बॉडी पैराग्राफ है, उसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये जो है इन काल में हम आप बांट के हम आप दिखा लेंगे, और यहां पर हम समझा देंगे कि कैसे साहित्य युगीन परिस्थितियों का प्रतिबिंब करता है, और इससे सिद्ध हो जाएगा। कुछ उदाहरण आप देते चलेंगे।
बाकी आपको कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जब पुराणों की बात करेंगे तो पुराणों की परिभाषा लिखने लगेंगे, पुराणों के नाम गिनाने लगेंगे, लेकिन आप इतना जिक्र करेंगे कि किस काल की जानकारी किससे मिलती है, और यह सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि साहित्य युगीन परिस्थितियों का प्रतिबिंब है। अब अगली बारी आती है यहां पर एक अगले मुद्दे की कि साहित्य केवल संस्कृति को व्यक्त करता है, जो शुरू में हमने बात की थी, या उसे संशोधित भी करता है। अगर हमने इंट्रो में इसको लिखा था तो इसके बारे में भी हमको बात करनी पड़ेगी। तो साहित्य केवल संस्कृति को व्यक्त ही नहीं करता, वरन उसे संशोधित करता है। और संशोधित कैसे करता है? तो कबीर की आपको एक लाइन लिख देनी चाहिए यहां पर कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, है ना। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी कोई ना पूजे पीस खाए संसार। बात समझ में आ रही है? जो भ्रांतियां चली आ रही थीं, जो आडंबर था, उसे दूर करने का प्रयास कबीर करते हैं अपने लेखन के माध्यम से। कबीर लिखते नहीं थे, कबीर कभी लिखते थे? लिखते हुए देखा है आपने कबीर को? लेकिन कबीर जो बोलते थे वो लिख दिया गया। कबीर जो बोलते थे वो आज रिसर्च का एक एक लाइन, उन आज की रिसर्च का क्या है, टॉपिक बन जाती है। तुलसीदास जी ने परिवर्तित करते हुए ही कहा था कि राम राज बैठे त्रिलोका। आज भी राम राज का कंसेप्ट गवर्नमेंट अक्सर कहती रहती है राम राज होना चाहिए, जनता डिमांड करती रहती है क्या होना चाहिए, राम राज होना चाहिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए कि साहित्य केवल अभिव्यक्ति ही नहीं करता संस्कृति को, यानी कि साहित्य संस्कृति की अभिव्यक्ति ही नहीं करता, साहित्य संस्कृति की अभिव्यक्ति ही नहीं करता, वरन परिवर्तन करने का भी मादा रखता है। परिवर्तन करने का कार्य भी करता है। और यह जो परिवर्तन होता है वो समाज पर भी प्रभाव डालता है। जब साहित्य और समाज की बात हम करेंगे तब भी ऐसा ही कुछ हम लिखेंगे। जब साहित्य के ऐसे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लोक मंगल, जब तुलसी की बात करेंगे हम, तुलसी में लोक मंगल की जब भावना की बात करेंगे तो वहां पर भी ऐसे ही लिखेंगे। यहां पर आप कबीर पाथर पूजे जो हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इसको पूरा आप लिखेंगे जहां तक याद होगा। तो पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तुलसी का जो कॉन्सेप्ट है राम राज बैठे त्रिलोका, कहीं ना कहीं भारत की प्रभाव को व्यक्त कर रहा है। राम राज बैठे त्रिलोका हमारी जो शासन व्यवस्था है, और राम राज हमारे यहां का कंसेप्ट। गांधी क्या चाहते थे? गांधी कहते थे राम राज होना चाहिए। रामराज का यहां पे तो इतना स्कोप नहीं है, लेकिन अगर यहां पर स्कोप हो तो आप रामराज के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। ऐसा राज जहां पर सुविधाएं सबको दी जाए बराबर, लेकिन कर जो लिया जाए वो कैसा लिया जाए, जो जितना दे सके। जो नहीं देने लायक है उसे कर न लिया जाए, लेकिन सुविधा से उसको वंचित न किया जाए। ये सब कॉन्सेप्ट। लेकिन इस परिवर्तन में निराला भी नहीं चूके। निराला खुद कानिकुब्ज ब्राह्मण थे, और निराला ने कहा ये कानिकुब्ज कुलकुलंगार खाकर पत्तल में करे छेद, इनके घर कन्या अर्थ खेद। यानी बेचना है अगर तो इनके घर कन्या की शादी कर दीजिए। इनका भोगा हुआ सत्य था। तो ये कान्यकुब्ज कुलकुलंगार, अपने ही विरोध में कहने का कान्यकुब्ज कुलकुलंगार। आगे इतना भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। कानकुब्ज कुलकुलंगार, खाकर बर्तन में करे छेद, और इनके घर कन्या अर्थ खेद। भोगा हुआ इनका सत्य था, है ना। इनकी लड़की, खैर यहां पर इतना स्कोप नहीं है, नहीं तो फालतू चीजें आपके दिमाग में आने लगेंगी। और भारतीय जो संस्कृति है वो एक सामासिक संस्कृति है, और भारतीय जो सामासिक संस्कृति है
इसकी अभिव्यक्ति भी हमको साहित्य में मिल जाती है। कैसे? सामासिकता का मतलब क्या होता है? उत्तर से दक्षिण तक आप चले जाइए तो आपको कुछ ना कुछ एक समान नजर आएगा। भारत में आज भी देखेंगे हमारे जो व्यंजन हैं वो अब तो बहुत ही सब, दक्षिण भारत का इडली और डोसा उत्तर भारत में बड़े चाव से खाया जाता है और यहाँ का दाल चावल वहां पहुंच गया। गुजराती ढोकला उत्तर प्रदेश में मिलता है और यूपी का समोसा वहां पहुंच गया। और केवल भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में आप इसको आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय हर जगह हैं और भारत जहां भी जाते हैं, भारतीय जहां भी जाते हैं, भारत के लोग जहां भी जाते हैं वो अपना व्यंजन नहीं छोड़ते, क्योंकि खाने पीने के मामले में हम लोग बड़े समृद्ध रहे हैं और हमारी आदतें ऐसी हैं कि हम उसको छोड़कर नहीं जा सकते। जब इसकी सामासिकता की हम बात करेंगे इसी बॉडी पैराग्राफ में, सामासिकता, और इसकी सामासिकता की हम बात करेंगे कि हमारी जो सामासिकता है वो भी बहुत समृद्ध है, तो ये भी हमको कहीं ना कहीं साहित्य से ही जानकारी मिलेगी। ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? साहित्य ही इसको अभिव्यक्त करेगा। बात करते हैं भक्ति की। भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि दक्षिण भारत से होती है। दक्षिण भारत में जो भक्ति का सोता फूटा वो धीरे धीरे कहां पर आया? उत्तर भारत में आकर केवल पहुंचा ही नहीं, आंदोलन बन गया। आंदोलन बन गया वो, और उत्तर भारत में आकर आंदोलन का रूप वो अख्तियार करता है। दक्षिण भारत से रामानंद ने उत्तर भारत तक भक्ति को फैलाया और दक्षिण भारत में यह काम किया था तुकाराम, नामदेव आदि संतों ने, और उत्तर भारत में इसके कर्ता धर्ता बने कौन? कबीर, गुरु नानक, तुलसी, सूर, जायसी। तो जो सामासिकता है उसको हम सिद्ध करते हैं भक्ति आंदोलन के माध्यम से। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत में आया, दक्षिण भारत से ये उत्तर भारत में आया। दक्षिण भारत में तुकाराम, नामदेव, और उत्तर भारत में तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी, जितना लोगों को आपको नाम याद हो सब लिख सकते हैं। जायसी ने भी यही काम किया, गुरु नानक ने भी यही काम किया। बात समझ में आ रही है? आगे हम बढ़ते हैं, आधुनिक काल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके पहले हम छायावाद में अगर देख लें, कामायनी में भी मानववाद का समन्वय हमको मिलता है, और ये जो कामायनी में व्यक्त मानववाद है इसके समन्वय की जो विराट चेष्टा है उसको हम कैसे जान पाते हैं? साहित्य के माध्यम से जान पाते हैं। प्रसाद लिखते हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये लाइन आप डालिए। साहित्य ही हमको बता रहा है, साहित्य ही हमको ये प्रेरणा दे रहा है। साहित्य साधना के तहत ही हम समन्वय की बात कर रहे हैं और मानवता को विजयी बनाने की बात कर रहे हैं। क्या है? सामासिकता है या नहीं है? साहित्य में समाज के किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। साहित्य जो है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, सभी वर्गों का, दबे कुचले वर्गों का, जो सामाजिक तौर पर जिन्हें माना जाता है, जो समाज की धारा में पीछे रह गए, छूट गए, उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करने के लिए कबीर खड़े हो जाते हैं। उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए बाबा नागार्जुन आ जाते हैं। उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रेमचंद जैसे लेखक आ जाते हैं और वो लिखना प्रारंभ कर देते हैं। और उनकी जब लेखनी चलती है तो वो किसी को नहीं छोड़ते। कोई भी व्यवस्था हो, पूंजीवादी व्यवस्था हो, सामंतवादी व्यवस्था हो, सबके खिलाफ वो लिखते हैं। गरीबी को दिखाने की बात हो या समाज की किसी कुरीत पर प्रहार करना हो, कबीर से आगे कौन निकल सकता है? कबीर से आगे कौन निकल सकता है? हिंदू, मुस्लिम, किसी भी धर्म में अगर कुरीति है तो कबीर उस पर डंके की चोट से प्रहार करते हैं बिना कुछ सोचे। बात समझ में आ रही है? और अगर आपने इतना डाल दिया अपने लेखन में तो पाठक को मजा आ जाएगा, और पाठक को मजा अगर आ गया तो वो मजे का नंबर भी आपको दे देगा।
जब नागार्जुन अकाल और उसके बाद की बात करते हैं और वो कहते हैं कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हे की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, और चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। लाइन याद रखिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएंगी। ऐसा कहने का अगर कोई जज्बा रखता है, ऐसा कहने की हिम्मत किसी के पास है, तो वो साहित्यकार के पास है। राजनेता ऐसा कहने की हिम्मत नहीं रखते। साहित्य ही हमको ये चीजें दिखा सकता है, समझा सकता है, बता सकता है। गोदान पढ़िए, केवल होरी की दुर्दशा ही नहीं दिख रही है, उसके कारण पर भी प्रकाश डाला गया है। बात समझ में आ रही है? इनकी जब आप पंक्तियां डालेंगे इसमें, तो इन पंक्तियों के माध्यम से आपकी अभिव्यक्ति जो होगी वो क्या होगी? वो सिद्ध कर देगी कि साहित्य एवं संस्कृति का जो अंतर संबंध है वो बहुत प्रगाढ़ है, गूढ़ है और हमेशा चलने वाला है। कभी भी ये अलग विलग नहीं हो सकता है। साहित्य और आगे बढ़ता है। स्त्री विमर्श भी साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण एक धारा रही है। धारा कहिए ज्यादा सही है। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, ओम प्रकाश वाल्मीकि जब लिखते हैं दलित विमर्श पर, स्त्री विमर्श आपको जब दिखेगा तो वो क्या दिखाना चाहता है कि स्त्रियां एक रथ की दो पहियों में एक पहिया होने के बावजूद पीछे क्यों हैं? हमारी आधी आबादी विकास से बाहर क्यों? डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे वो मुख्य धारा में आ रही हैं। आज जितनी भी तैयारियां हो रही हैं, जितने अध्ययन हो रहे हैं, जितनी वैकेंसीज निकल रही हैं, उसमें सिलेक्शन भी हो रहा है। लेकिन एक समय था जब ये नहीं हो रहा था। साहित्य ये मादा रखता है कि इस बात को उठा सके। और साहित्य संस्कृति के केवल इन्हीं पहलुओं, डायरेक्टली तो आपको ये नजर नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली आपको देखना होगा कि साहित्य कैसे संस्कृति को संरक्षित करता है। तो क्या जो नृत्य शास्त्र है, जो शास्त्रीय गायन है, जो सिनेमा है, उसके विकास में साहित्य का योगदान नहीं है? अगर नॉवेल ना लिखी जाए, अगर कहानियां ना लिखी जाए, तो फिल्में कैसे बनेंगी? डायलॉग नहीं लिखेंगे तो कैसे अभिनेता और अभिनेत्री बोलेंगे उसको? मुद्दे कहां से मिलेंगे? तो उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और भाषा संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। भाषा का जो विकास है और उसका जो प्रचार प्रसार है वो साहित्य के माध्यम से ही होता है। हम आप पाली और प्राकृत के बारे में कैसे जान पाए? क्योंकि हम तो नहीं बोलते, जिस क्षेत्र में बोली जाती होगी वो लोग जानते होंगे, लेकिन मुझे भी कैसे पता है? साहित्य के माध्यम से पता है। बहुत सारी पुर्तगीज रचनाएं हम पढ़ सकते हैं। पॉलो कोएल्हो पुर्तगीज लिखते हैं और उसको अनुदित करके हमारे सामने रखा जाता है, हम उसको पढ़ सकते हैं। हम जाहिर रचना उसकी पढ़ सकते हैं, हम अल्केमिस्ट पढ़ सकते हैं। इसलिए पढ़ सकते हैं क्योंकि साहित्य में भाषा का विकास और प्रचार प्रसार करने का क्या है? प्रचार प्रसार करने की क्षमता है। और ये जो उसकी कैपेबिलिटी, ये कैपेसिटी जो है, इसके माध्यम से हम ऐसा कर पाते हैं। पाली से लेके आज के आधुनिक हिंदी तक का जो सफर रहा है वो साहित्य ने ही तो तय किया है। ये बॉडी पैराग्राफ में आप लिखेंगे और फिर आती है बारी इसके निष्कर्ष की। अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष जितना अच्छा प्रस्तावना आपने लिखा था, प्रस्तावना जितनी अच्छी लिखी थी, उससे भी अच्छा लिखने की कोशिश करिए। एक छाप छोड़ के जाइए। साहित्य और संस्कृति के बारे में जो भी बात आपने की है तो आप लिखिए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि साहित्य व संस्कृति गहरे रूप से अंतर संबंधित हैं। जहां एक ओर साहित्य संस्कृति के तत्वों, परंपराओं, विश्वास, मूल्यों के लिए एक रचनात्मक आधार प्रदान करता है, वहीं पर दूसरी ओर हम देखें तो संस्कृति इन सबके द्वारा साहित्य को समृद्धि प्रदान करती है। अंतर संबंध कहा जा रहा है। एक दूसरे पर इनका जो आधार है वो टिका हुआ है।
एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। एक क्या करता है, तत्व, परंपरा, मूल्य, विश्वास, इनको रचनात्मक आधार देता है, तो दूसरा यानी कि संस्कृति क्या करती है, इन सबके द्वारा साहित्य को समृद्ध बनाती है, समृद्धि प्रदान करती है। और ये जो संबंध है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि साहित्य जनता की राय से खासा प्रभावित होती है, और जनता की जो राय होती है, जनता जनार्दन की जो राय होती है, वो क्या होती है, लोकतंत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र क्या है, जनता जनार्दन की राय का एक अभिव्यक्ति जब उसकी होती है, उसी का एक आपको जीता जागता उदाहरण दिखता है, और उसकी राय से अगर यह प्रभावित हो रहा है साहित्य, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम जो ये साहित्य होता है, ये संस्कृति को प्रभावित करता है और संस्कृति के द्वारा ये प्रभावित होता है। और हमको ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं होना चाहिए कि साहित्य जो है वो सांस्कृतिक गतिविधियों के परिणाम को दर्शाता है। यहीं से आप अंत कर देंगे और आप पाठक के लिए एक मुद्दा ये छोड़ देंगे कि सांस्कृतिक गतिविधियों के परिणाम को ये दर्शाता है। एक पॉजिटिव एंड आप करके यहां पर अपने इस निबंध को समाप्त कर देंगे, लेखन यहां पर रोक देंगे। बात समझ में आई? इस तरीके से आप लिखेंगे। इसका नोट्स जो आपको मिलेगा उसमें पूरा स्टार्टिंग लिखी होगी, मिडिल में भी लगभग 80% 70% लिखा होगा, 30% आपसे मैं लिखवाना चाहता हूं, उसको मॉडिफाई करके मैं दूंगा, स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। हस्तलिखित आपको सब दे रहा हूं इस कारण से कि इसे आइडिया होता चला जाए। 8 पेज में अगर ये आपको मिलेगा, 8 पेज है, मैं देखे ले रहा हूं, 8 पेज है, तो 8 पेज में ये मिलेगा, तो इसमें 1-2 पेज आप भी लिखिए बीच में, लेकिन शुरू और अंत इसमें लिखा गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको मॉडिफाई करें और अच्छा लिखें, तो आप उसको और अच्छा लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं, 1-2 ऐसे और इस पर डिस्कस करेंगे, और इस सेक्शन पे, साहित्य पे, फिर अगले मुद्दे पर जाएंगे। थैंक यू।